नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए दिल को छू लेने वाली अमिता आनंद की लिखी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है प्यार के लिए। अरे अरे लड़कियों, ये क्या, ये अभी तक ऐसे ही बैठी है? कब हल्दी लगेगी और कब मेहंदी? सुनो, मैंने शाम के 3 बजे का समय लेडीज संगीत के लिए दिया हुआ है और सभी के यहाँ कहलवा भी दिया है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कहते हुए मम्मी जल्दी से कमरे के बाहर चली गई। उनकी हड़बड़ाहट व चेहरे से टपकती खुशी मुझे आश्चर्य में डाल रही थी। जब से उन्होंने मेरी शादी मयंक से करने की घोषणा की है, तभी से उनका यही हाल है। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी ये इसी शादी के इतने खिलाफ थी कि उसे अपने जीते जी न होने देने की बात करती थी। आज न केवल इजाज़त ही दी, वरन खुशी से पागल भी हैं। वह मयंक जिसमें उन्हें कमियों के अतिरिक्त कुछ भी न नज़र आता था, आज उससे अच्छा लड़का उनकी नज़र में कोई नहीं। उनकी यह खुशी व उत्साह भी मुझे तनाव के वे चंद साल नहीं भूलने दे रहा जिन्हें उन्होंने उठाकर ताक पर रख दिया है। अभी भी वे 4-5 साल मेरी आंखों के आगे चलचित्र की भांति घूम जाते हैं। मैं अपनी जिद पर अड़ी थी और मम्मी पापा अपनी। मयंक से मेरे शादी की नापसंदगी का कोई ठोस कारण वे मुझे कभी भी नहीं दे पाए और इसी कारण मैं अपनी जिद नहीं छोड़ पाई। आज सखियों सहेलियों की चुहल व मेहंदी की तैयारी छेड़छाड़ के बावजूद मेरा मन बार बार अतीत में झांकने को विवश हो उठता है। मेरी व मयंक की दोस्ती 4-5 वर्ष पुरानी है। तब वह हमारे पड़ोस में नया नया आया था। उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। शुरू में हम दोनों में दोस्ती ही रही। मम्मी के नौकरी पेशा होने व घर में मेरे दूसरी लड़की होने के कारण जो उपेक्षा व तिरस्कार मैंने पाया, वही इसका आधार बना। मेरे जन्म के समय मम्मी व पापा बेटे की उम्मीद लगाए थे और हो गई मैं। दूसरे बच्चे के भी लड़की हो जाने पर उनकी निराशा पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मुझे प्रत्यक्ष रूप से त्यागने की न तो उनमें हिम्मत थी और न ही शायद मन माना होगा, लेकिन अपने दिल व दिमाग से उन्होंने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे 5 वर्ष बाद भाई के जन्म के बाद भी वे मुझे दिल से स्वीकार न कर सके। सच कहूँ तो मैं और अधिक उपेक्षित हो गई। दोनों का ध्यान दिव्या पर पहला बच्चा होने के कारण अधिक रहता व दिव्य पर बेटा होने के कारण यदि घर में कोई अवांछित तत्व था तो वह मैं। धीरे धीरे मैं घर की ऐसी सदस्य बन गई जिसकी उपेक्षा क्या मम्मी व पापा और क्या भाई बहन सभी करते। बराबर की बहनें होते हुए भी कभी भी हम दोनों में दोस्ती न रही। दिव्या स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ मानती और दिव्य तो श्रेष्ठ था ही। अतः उपेक्षित मैं चिड़चिड़ी, जिद्दी और धीरे धीरे अंतर्मुखी होती चली गई। जब भी कोई मुझे कुछ कहता अथवा किसी चीज़ के लिए मना कर देता, जो कि अक्सर होता था, मैं अकेले में जाकर रोती रहती और अपने जन्म को कोसती। सोचती कि यदि मैं इतनी ही अवांछित थी तो मुझे जन्म ही क्यों दिया। तिल तिल कर मुझे मारने से तो अच्छा होता कि पैदा होने से पहले कोख में ही मार दिया होता। ऐसी ही परिस्थितियों में मयंक ने मुझे 2-3 बार छत पर रोते हुए देखा। शुरू में तो वह चुप रहा, लेकिन फिर एक दिन पूछ ही बैठा कि कहीं मुझे पढ़ाई में कोई परेशानी तो नहीं, और यदि हो तो वह मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि रोने से तो कोई भी परेशानी हल नहीं होती। मैं उसे नहीं बता सकी कि रोने से समस्या का समाधान हो अथवा न हो, लेकिन मन जरूर हल्का हो जाता है। धीरे धीरे मुझे उसकी सहानुभूति अच्छी लगने लगी। पता नहीं कब और साथ के ऐसे ही क्षणों में मैं उसे घर में अपनी स्थिति से अवगत करा बैठी। मुझसे 6-7 साल बड़ा होते हुए भी वह मुझे अपना दोस्त लगने लगा और किसी को भी कुछ न बता पाने वाली मैं उसे अपने साथ होने वाली प्रत्येक बात बताकर मन हल्का करने लगी। वह मेरी तुलना अपनी बहनों से करता और मुझे सांत्वना दे समय के साथ सब ठीक होने का आश्वासन देता। उसने मेरे माता पिता को दोषी न ठहराकर स्वयं व परिस्थितियों को ही इसका दोषी ठहराया, लेकिन सहानुभूति व प्यार की भूखी मैं कब उसे अपना सर्वे सर्वा मान बैठी मुझे पता ही नहीं चला। दिव्या की शादी के बाद मेरी शादी के चर्चे होने लगे और मेरे सामने उम्मीदवार
उम्मीदवारों के लेखे जोखे रखे जाने लगे। जब मैंने मयंक व इस घर से दूर जाने की कल्पना की तो समझ में आया कि मैं मयंक के बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। जहाँ तक नज़र जाती मैं मयंक को ही अपने साथ पाती। लेकिन घर में इस बारे में बताने से पूर्व मैंने मयंक से इस विषय पर बात करना आवश्यक समझा, क्योंकि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मयंक मेरे बारे में क्या सोचता है। कहीं वह मुझे मात्र मित्र अथवा मुसीबत की मारी एक बेचारी तो नहीं समझता। आखिर हम दोनों के मध्य उम्र का फासला जो है। लेकिन मयंक से बात कर पता चला कि उसकी सहानुभूति मित्रता से कुछ ज़्यादा है। लेकिन वह भी मेरी ही तरह झिझक रहा था कि कहीं मैं उसे गलत न समझ बैठूं। हम दोनों के आपस में शादी करने के निश्चय के बाद समस्या उठी कि घर में इस बात को कैसे बताया जाए। अंततः यही निश्चित किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन अपने अपने घर में बात स्वयं ही की जाए। जैसा कि आशंका थी, बात सुनते ही घर में हंगामा मच गया। तू एक विजातीय से शादी करेगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी 3 बहनें हैं, पड़ोस की बात है, दिव्या जैसा अमीर परिवार नहीं है, और जाने क्या क्या। सभी की बातें सुनना मेरी आदत हो चुकी थी। मैंने सुना और अपना निर्णय बता दिया कि यदि मैं शादी करूंगी तो मयंक से, वरना नहीं। उधर मयंक के परिवार में से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। उनका कहना मात्र यह था कि यदि मेरे माता पिता तैयार हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। समस्या तो मेरे माता पिता को मनाने की रह गई थी, और वह थे कि मानने को तैयार नहीं थे। जब जब कोई नया रिश्ता आता और मैं मना करती तो शुरू होता प्रताड़ना व मारपीट का दौर। धीरे धीरे बाढ़ के पानी की तरह उनका गुबार तो उतर जाता, लेकिन मेरे मन पर छोड़ जाता सैकड़ों लाशों के ढेर, टूटे ढहे हुए मकानों व बिखरे हुए सामानों का अंबार। मैं हो चुके नुकसान का अनुमान लगाती, लेकिन सफल न हो पाती। ऐसी परिस्थितियों में अक्सर मयंक अपने माता पिता, बहन बहनोई को रिश्ते की बात करने हेतु भेजने के लिए कहता, लेकिन इस भय से कि आज तो खराब है ही, कल क्यों बर्बाद किया जाए, मैं टाल जाती। जानती थी कि मेरे माता पिता उनको बेइज्जत करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि जब मेरे व मयंक के किस्से का रहस्योद्घाटन हुआ था तो मेरी मम्मी ने उनकी मम्मी को अकेले में बुलाकर साफ साफ अपनी व पापा की मर्जी बता दी थी। उनके अनुसार यह शादी असंभव है। यह शादी मेरे पापा मम्मी की लाश के ऊपर से जाकर ही करनी होगी। उस दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया और मुझे उसके बारे में बताया गया। सुनने के पश्चात मैंने भी कह दिया कि यदि मयंक के अतिरिक्त किसी अन्य से मेरी शादी की कोशिश की गई तो वह नाकाम रहेगी, और यदि कोशिश आगे पहुंची तो भी तो डोली की जगह मेरी लाश ही इस घर से विदा होगी। इसके बाद वही मारपीट व मर जाने की धमकी। गुस्से में मैं घर से निकल गई। कहाँ जाऊँ के नाम पर मात्र बुआ जी का घर याद आया, जहाँ पापा मम्मी का ज़्यादा आना जाना नहीं था। घर से जाने की यह बात हड़बड़ी में मैं मयंक को भी नहीं बता पाई। मम्मी पापा ने इसे क्षणिक उफान समझा और सोचा कि 2-3 दिन किसी सहेली के घर रहकर वापस आ जाऊंगी। मैं मयंक के साथ नहीं भागी। ये बात उन्होंने इधर उधर से पता कर ली थी। 2-3 दिन ऑफिस में आते जाते उन पर नज़र भी रखी गई। गुपचुप तरीके से मेरे ऑफिस में भी पता लगवाया। अपनी बदनामी उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करवाने से रोकती रही। फिर कहते भी क्या, यदि मैं भागकर मयंक से शादी कर भी लेती तो क्या कर लेते, शायद हम ऐसा कर भी लेते, लेकिन मयंक के माता पिता की भावनाएं हमें ऐसा करने से रोक रही थीं। यदि वह चाहते हैं कि उनकी बहू इज्जत के साथ अपने मायके से विदा हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वास्तव में वह मेरा व मेरे माता पिता का बुरा नहीं चाहते। वह किसी की कब्र पर अपने बेटे का आशियाना बनाने को तैयार नहीं है। इस घटना के 3-4 दिन बाद मयंक बीमार पड़ गया और वह दिखाई देना बंद हो गया। न तो वह घर में दिखता और न ही ऑफिस ही जा रहा था। साथ ही मैं भी घर वापस न आई थी। मन में चोर
होने के कारण वह सीधे सीधे मयंक के घर जाकर पूछताछ न कर सके। उन्हें लगने लगा कि मयंक अब मेरे साथ है। अचानक एक दिन समाचार पढ़कर कि एक पार्क में युवा जोड़े की लाश मिली है और उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती है, इन लोगों के हाथ पांव फूल गए। कहीं वह युवा जोड़ा मैं व मयंक तो नहीं, सोचकर उन्हें पसीना आ गया। उन्हें लगा जैसे मयंक के मम्मी पापा सामने बैठे उन्हें कोस रहे हैं कि उनकी जिद के कारण बच्चों की जान गई। उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन्हें शादी की इजाज़त न दे इन लोगों ने ही उनकी हत्या की है, आदि आदि। मन के चोर को दूर करने के लिए दोनों उस अस्पताल पहुंच गए जहां उन लाशों को शिनाख्त के लिए रखा गया था। लाशों की शिनाख्त के लिए जाते हुए वह इसी ऊहापोह व विमर्श में लगे रहे कि इजाज़त न देकर उन लोगों ने सही किया अथवा गलत। निष्कर्ष निकाल पाने की हिम्मत उनमें नहीं बची थी। मार्चरी के सुपरिटेंडेंट ने जब उनसे लाशों की शिनाख्त के लिए अंदर आने के लिए कहा तो सहमे से दोनों आशंका से ग्रस्त उनके साथ हो लिए। लाशों के मुंह से कपड़ा हटाते ही वे दोनों खुशी से चीखे, नहीं, ये दिशा व मयंक नहीं है, ये लोग वह नहीं हैं, हम इन्हें नहीं जानते। और मार्चरी से बाहर आकर न केवल उन्हें शांति मिली वरन एक निश्चित डगर भी मिली जो मेरी व मयंक की शादी पर जाकर खत्म होती थी। उसी दिन उन दोनों ने यह निश्चित कर लिया कि हमारी शादी में अब देर नहीं करनी है। सपना लगने वाली हमारी शादी उस दुर्घटना के ठीक 2 माह बाद यानी आज हो रही है। मम्मी व पापा की खुशी देखते ही बनती है। आज उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस शादी के लिए वे कभी असहमत भी रहे होंगे। इसे हल्दी लगाओ, ऐसे नहीं, जरा जोर से लगाओ। मेहंदी क्या तुम लोगों के आने के बाद लगाओगी? आदि की गूंज ने मुझे वर्तमान में लापटका और भविष्य के सपनों में खोने को बाध्य कर दिया। धन्यवाद।